नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी इन पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी। सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण। इकाई 14 शांति निर्माण का दृष्टिकोण। 14.1 प्रस्तावना। आज शांति निर्माण अंतर्राष्ट्रीय शांति परिचालन का सुस्थापित एक उपक्षेत्र बन गया है और यह अपनी विशेषताओं के कारण और भी रुचिकर हो गया है। इस तरह हिंसात्मक संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति को मजबूत करने की इस प्रक्रिया में युद्ध विराम की सहमति बीच के बिंदु पर आ जाती है और जहां शांति निर्माण एक विशेष उद्यम के रूप में उभरता है। शांति निर्माण की समकालीन अवधारणा सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बुतरस घाली की रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस पर आधारित है। इस संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में शांति निर्माण को इस तरह परिभाषित किया गया है कि संरचना को पहचानने और उसे सहारा देने की प्रक्रिया जो संघर्ष में पुनरावर्तन की अनदेखी कर शांति को दृढ़ और मजबूत करती है। यद्यपि सन 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों से ही संयुक्त राष्ट्र केवल शांति बनाए रखने पर ही अपने बल को लगाते हुए इसी जिम्मेदारी को निभाता आ रहा है, इस नई प्रतिबद्ध विधिक शांति निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय शांति और संघर्ष समाधान के विचार अभिन्न हिस्सा है और इसे विशेषज्ञ क्षेत्र के रूप में संसार के सामने लाकर खड़ा किया है। इसके अतिरिक्त शांति निर्माण के संबंध में अब तक कोई निश्चित परिभाषा पर सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि यह परिभाषा संघर्ष के बाद के विशेष संदर्भ से जुड़ी हुई है जहां पारंपरिक शांति निर्माण का कार्य लगभग समाप्त माना जाता है। इसके बावजूद संघर्ष के अंत में ऐसा लगता है कि शांति निर्माण व्यापक विधिक और बहुत खर्चीला लक्ष्य या प्रतिबद्धता है जिसमें क्रियाकलापों की एक पूरी श्रृंखला जुड़ी होती है, जैसे क्षमता निर्माण, सामंजस्य और सामाजिक परिवर्तन आदि जुड़े हैं, जिनका उद्देश्य संघर्ष के बाद की शांति को बनाए रखने के लिए नियमों, व्यवहारों और संस्थानों को और मजबूत बनाना है। ये शांति निर्माण का कार्य एक दीर्घकालिक प्रक्रिया बनाती है जो या तो संघर्ष के दौरान हिंसा को समाप्त कर देती है या कम करती है ताकि संघर्ष के बाद की शांति को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप विभिन्न परिप्रेक्ष्य ये बताते हैं कि शांति निर्माण का दृष्टिकोण एक दीर्घ अवधि तक प्रयास करने के लिए है जिसमें उद्यमी योजना और विभिन्न पहलुओं से परिश्रमी कार्य निष्पादन करने की आवश्यकता को समझ सकेंगे। विभिन्न दृष्टिकोणों के मुख्य तर्कों को जानना और उनसे जुड़े प्रमुख विवाद के बारे में जान सकेंगे। शांति निर्माण के विभिन्न आयामों को बताने वाले दृष्टिकोणों को पहचानना, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, ढांचागत या परिवर्तनात्मकता को समझ सकेंगे और इन दृष्टिकोण के विभिन्न मूल्यों की चर्चा जिन पर ये आधारित हैं, जैसे न्याय, राष्ट्रीय मालिकाना हक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की समीक्षा कर सकेंगे। 14.2 शांति निर्माण की अवधारणाएं। शांति बनाए रखना और दृष्टांत की लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण यह है कि शांति निर्माण संघर्ष समाप्त होने के बाद भी चलता रहता है और इसमें युद्ध विराम की सहमति बनाए रखी जाती है। ये जानते कि सन 1990 के दशक के बाद के अधिकतर गृह युद्ध राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि राज्य हुए के बाहर भी हुए हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो ये कि ऐसे संघर्ष अक्सर होते रहते हैं और धीरे धीरे कम तीव्रता वाले हिंसा और छिटपुट रूप में बिखर जाते हैं। युद्ध और शांति के बीच एक विशेष अस्पष्टता के साथ ये एक साथ मिले होते हैं। दूसरा, ये संघर्षरत पक्षों के बीच में ऐसी विषमता बनाते हैं जिससे सिविल सोसाइटी और बाहरी एजेंसी जैसे संयुक्त राष्ट्र आदि की भागीदारी बढ़ जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य युद्ध विराम की अपनी सहमति के वायदे से पीछे न हटे। अंततः ऐसी क्या चीज़ है जो गैर सरकारी संगठनों को भी और अन्य सिविल सोसाइटी अभिकर्ताओं और एजेंसियों को शैक्षिकी वार्तालाप और शांति निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय बनाती हैं? शांति निर्माण की उस अवधारणा से भी व्यापक बनाती है जो संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों ने एन एजेंडा फॉर पीस में से लिया गया है। शांति निर्माण के शैक्षिकी मुख्य अभिकर्ता इसकी व्यापक परिभाषा देते हैं और इसे छतरी अवधारणा के रूप में व्यवहार करते हैं जिसमें पारंपरिक और विस्तृत शांति बनाए रखने की प्रक्रिया और जिम्मेदारी शामिल होती है। इसमें दीर्घ अवधि में संपन्न किए जाने वाले शांति निर्माण के कार्य शामिल हैं। उनमें से बहुतों के कुछ खास काम होते हैं, जैसे पूर्व चेतावनी के तरीके या विशेष रचना की स्थापना, हिंसा रोकना, पैरवी, हस्तक्षेप, मानवीय राहत, युद्ध विराम और शांति निर्माण के प्रयासों के रूप में शांति की स्थापना करना है। यहाँ तक कि शांति निर्माण की संकीर्ण परिभाषा में तथाकथित भी संघर्ष के बुनियादी कारणों को जो प्रत्यावर्तन बनाते हैं, पुनर्वास, पुनर्जुड़ाव, सामंजस्य और संघर्ष क्षेत्र को बदलने के लिए भी संस्थान निर्माण और सामाजिक, आर्थिक, यदि राजनीतिक नहीं, को मुख्य कार्य के रूप में लिया जाता है, जिसे आमतौर पर केवल शारीरिक हिंसा की गैर मौजूदगी के रूप में ही नहीं देखा जा सकता, जिसे अदृश्य और संरचनात्मक हिंसा के स्रोतों के रूप में भी स्वीकार किया जाता है।
इसका अर्थ है शांति निर्माण के ये प्रयास संघर्ष निरोध या संघर्ष प्रबंधन से अधिक होने चाहिए और उनकी जड़ों में बसे उन कारणों को समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए जो सामाजिक राजनीतिक व्यवहारों के ढांचे में बसे हैं और वे संगठनात्मक रूप में सामने आते हैं। उस संघर्ष निवारण के मान निर्धारण के प्रयास किए जाने चाहिए। हमें एक ऐसे संघर्ष परिवर्तन की आवश्यकता है जिसमें संघर्षरत पक्ष विरोध से दूर सामूहिक शांतिपूर्ण व्यवहार में भागीदार हों, जिसका उद्देश्य समता और अन्योन्याश्रित संबंधों को बढ़ावा देना हो। हालांकि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और लगभग पूरी तरह से आदर्शवादी दृष्टिकोण है। संबंधित विद्वानों के बीच में यह व्यापक सहमति बनने के पीछे एक मुख्य बिंदु ये है कि वे शांति निर्माण को स्पष्ट रूप से संघर्ष के बाद भी चलने वाली गतिशीलता मानते हैं। अन्य दूसरी सहमति के क्षेत्र में इसके निहित कारणों को अनिवार्य रूप से सामने लाने की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। इससे सिर्फ दृष्टिपात हिंसात्मक संघर्ष के ही प्रभाव शामिल नहीं हैं। इस प्रस्तावना से अलग हटकर शांति निर्माण अभी भी सबसे अधिक प्रतिरोधात्मक दृष्टांत है, लेकिन इस केंद्रीय दायित्व क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा से निकलकर यह धीरे धीरे वास्तविक कार्यों में सम्मिलित होता जा रहा है। यह इसलिए भी है क्योंकि वास्तविक व्यवहार में शांति निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह निष्पक्ष, स्वीकार्य और नियमित बन गया है। इस दृष्टि से इसे प्रायः समझने वाला शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। संघर्ष के बाद के तत्वों को बताने, व्यवस्थित करने तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें निरोध के तकनीक उद्धरण चिन्ह डॉट पूर्व में कही गई या दी गई सीमाओं के अतिरिक्त रिबेका स्पेंस ने पोस्ट कन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग हु डिटरमिन द पीस में शांति निर्माण की व्यापक परिभाषा दी है, जिसे ब्रान इवान कैंट ने अपने संपादित प्रति ट्रांसफॉर्मेटिव पीस बिल्डिंग इन पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन द केस ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना 2001 में दिया है। वे शांति निर्माण को शामिल करते हुए लिखती हैं, योजक चिन्ह डॉट वैसे वो क्रियाकलाप और प्रक्रिया जो संघर्ष के बुनियादी कारणों पर केंद्रित होते हैं, इसके विपरीत किन्हीं प्रभावों के कारण वे युद्ध पीड़ित समाज के सभी हिस्सों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सहायता करते हैं। संघर्ष के बाद की स्थिति की प्रत्येक विशेषता को पहचानते हैं, प्रतिष्ठा और विश्वास की पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं, कार्यों और प्रक्रियाओं को कायम रखने, लागू करने और डिजाइन करने में स्वदेशी संसाधनों की भागीदारी में सहायता और प्रेरित करता है और वैसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है जो प्रारंभिक आपातकालीन जीवन के बाद भी सतत चलती रहती है। प्रारंभिक आपातकाल की क्षतिपूर्ति का चरण पूरा होने के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। बहुनिकाय हाल के वर्षों में शांति निर्माण के बहुमुखी, बहुसंगठनात्मक व्यवस्था विस्तार दृष्टिकोण को स्वीकारने का प्रचलन बढ़ा है। इस दृष्टिकोण का सामान्य परिप्रेक्ष्य यह है कि उनकी प्रकृति अभिबिंदुक होती है। हालांकि यह सच है कि विशेषज्ञ उनके चुने गए सिद्धांतों को प्रस्तुत करने में एक या अधिक विशेष तत्वों को ढूंढते हैं जो दूसरे दृष्टिकोण से उचित होते हैं, उसी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शांति निर्माण के दृष्टिकोणों को कई भागों में बांटा जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 14.3 एकीकृत या WOG का दृष्टिकोण। अब कुछ देशों की सरकारों ने शांति निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संघर्ष उपरांत सुरक्षा क्षेत्र का सुधार करने के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है और विकास के एजेंसी को सेना, खुफिया तंत्रों, पुलिस, कैदी और सिविल सोसाइटी को एकीकृत या संपूर्ण सरकार WOG दृष्टिकोण के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये दृष्टिकोण बाद में चलकर लोकप्रिय हुआ और इसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि जहां सरकार शांति निर्माण के समझौते को डिजाइन और लागू करने में विभिन्न एजेंसियों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक नेटवर्क का सक्रियता से उपयोग करते हैं। शांति निर्माण अनुबंधों को डिजाइन करने और उनको लागू करने के लिए दोनों की प्रभावी सहयोग की आवश्यकता होती है। विभिन्न सरकारी निकायों के बीच सहयोग पर केंद्र बिंदु रहता है। संघर्ष के बाद परिचालन दानदाता सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों दोनों केंद्र बिंदु पर रहता है, पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों, संघर्ष उपरांत के कार्यों, दानदाता सरकारों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में तुल्यता रहता है। सन 2004 में मुख्य राज्यों जैसे यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्विभागीय संस्थानों की स्थापना जो इस दृष्टिकोण की विशेषताओं को बताता है। यूके संघ ने संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण के लिए एक अलग विभाग खोला है जिसे अब स्थिर इकाई के रूप में जाना जाता है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र में राज्य विभाग में पुनर्निर्माण और स्थिरता के समन्वय कार्यालय SCRS खोला गया है। 14.4 राजनीतिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। पिछले 2 दशकों में शांति निर्माण के परिचालन के अनुभवों से एक सबक लिया गया है। युद्ध विराम के बाद शांति व्यवस्था को लागू करने वाले स्थानीय स्तर के शासन संबंधित संस्थानों के मूल्यों और महत्व को बढ़ा दिया गया है। अधिकारी और विद्रोहियों और बाद में लोगों के समूहों के बीच शांति सहमति की लोकतांत्रिक वैधता शांति निर्माण के लिए अत्यावश्यक हो गई है, परंतु इसी समय दूसरी ओर लोकतंत्र और शांति निर्माण दोनों ही गहरे रूप से राजनीतिक प्रकृति के हैं और उनमें संबंधों के नेतृत्व की संभावना बिल्कुल शून्य है। इसका अर्थ यह है कि एक के लिए सभी फायदे विपरीत पक्ष के फायदे पर लागू हों।
लोकतंत्र और शांति निर्माण राजनीतिक हिस्सेदारी और शासन व्यवस्था के यंत्ररचना की तरह है, इनके आपसी संबंध जटिल हैं और ये राजनीतिक लोकतंत्र दृष्टिकोण के केंद्र हैं। चार्ल्स काल और सुसैन कुक ने अपनी पुस्तक रिकंस्ट्रक्शन जस्टिस और सिक्योरिटी आफ्टर वार, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस 2007 में राजनीतिक लोकतंत्र दृष्टिकोण का परीक्षण किया है। शांति निर्माण के स्थान जैसे हैती, बोस्निया, कोसावो और अफगानिस्तान में संघर्ष के बाद के लोकतंत्र और शांति निर्माण के अध्ययन के बाद वे पाते हैं कि धैर्य, शांति निर्माण और सुशासन व्यवस्था के प्रतीक हैं। इस दृष्टिकोण को शांति निर्माण के युद्ध से लोकतंत्र का दृष्टिकोण कहा जाता है। 14.5 शांति बनाम न्याय दृष्टिकोण। कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति निर्माण के शब्दों को नितांत तौर पर या तो शांति या न्याय से जुड़ा दृष्टिकोण मानते हैं। शांति से जुड़ा दृष्टिकोण जीवन सुरक्षा पर जोर देता है और उपद्रवी को अपने अनुकूल बनाती है, यहाँ तक कि उन्हें शांत करता है, जो संघर्ष में विद्रोह या हिंसा पर तेजी से नियंत्रण करने में मदद करती है। एलिजाबेथ कोजन इसे राजनीतिक शांति निर्माण कहती हैं, जो प्राधिकारिता और आखिरी में वैध तरीकों को पैदा करता है, जो राजनीति को हिंसा के बगैर नियंत्रित करने के लिए सशक्त करती है और जो प्रतिद्वंद्वियों के दावों और शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया स्थापित करती है। यद्यपि ये दृष्टिकोण साधारण तौर पर नकारात्मक शांति को सुनिश्चित करता है, लेकिन उनमें पीड़ित के परिप्रेक्ष्य की प्रशंसा की कमी है। हालांकि शांति दृष्टिकोण के मुख्य चरित्र पीड़ित और आक्रामक दोनों के साथ ही समान व्यवहार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये दृष्टिकोण आक्रामक के संघर्ष की चुनौती देने के लिए उत्साहित करती है या उसकी भूख को बढ़ाता है। इसके साथ ही दूसरी ओर शांति निर्माण की न्याय परिचालित दृष्टिकोण नकारात्मक शांति को अधूरे कार्य के रूप में देखता है, जो दीर्घ अवधि की शांति निर्माण को अधिक आगे नहीं ले जा सकता है या उसमें वृद्धि नहीं कर सकता है। ये दृष्टिकोण हिंसा के नियंत्रण से परे जाता है और सामंजस्य, सत्य और न्याय के मामले को उद्घाटित करता है। अतः इसके अतिरिक्त ये पारस्परिक लाभों के कठोर मोलभाव के अलावा उन प्रबंधों की भी बात करता है जो संघर्षरत पक्षों की दृष्टि में सही हो और साथ ही उनके सहयोग की भी अपेक्षा रखता है। इस तरह ये दृष्टिकोण सम्मानीय है। इसके अनुसार शांति निर्माण के संदर्भ में न्याय 4 घटकों को स्वयं में समाहित करता है: सत्य, न्यायोचित, ईमानदारी और प्रतिकार। जबकि सत्य में संघर्ष के कारणों का वास्तविक अभिलेख और समझ शामिल हैं। न्याय में संघर्ष से जुड़े पक्षों के बिना किसी दबाव के पक्षपात रहित शामिल है। इसी तरह ईमानदारी में अखंडता और सत्यनिष्ठा का भाव निहित है, जबकि प्रतिशोध का अर्थ पीड़ित के लिए सहानुभूति और आक्रामणकारी के लिए सजा इत्यादि सम्मिलित है। 14.6 पुनर्निर्माण बनाम परिवर्तन दृष्टिकोण। प्रोफेसर ब्रॉनविन इवांस कैंट ने अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेटिव पीस बिल्डिंग इन पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन द केस ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना में शांति निर्माण की कार्यनीतियों पर जोर दिया है और जिसमें वे पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण की बात करते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र में बहुस्तरीय पहल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत यह परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जो प्रायः सिविल सोसाइटी के अभिकर्ता और गैर सरकारी संगठनों की पहल के भाग के रूप में स्वीकृत है। कैंट के अनुसार यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं या दृष्टिकोण हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं, वे यदि दोनों में संतुलन स्थापित किया जाए, अतः किसी एक पक्ष पर ध्यान देना प्रभावकारी नहीं होगा। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुनर्निर्माण के कार्यों पर अधिक ध्यान देना इसके परिवर्तनकारी क्षमताओं को कम कर देता है। पुनर्निर्माण का दृष्टिकोण शांति निर्माण के वास्तविक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, जैसे कि संसाधनों की आवश्यकताओं जैसे सड़क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल और जन संस्थाओं, जहां लाभों और परिणामों को तात्कालिक और आसानी से माप लिए जाते हैं। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल करता है: क युद्ध विराम की निगरानी, ख विद्रोह को निःशस्त्र और तितर बितर करना और सुरक्षा क्षेत्र सुधार के द्वारा उसके पुनः एकीकृत करने को सुनिश्चित करना, ग चुनाव आयोजन और पर्यवेक्षण करना। परंतु शांति निर्माण के ये औजार बहुत कठोर होते हैं और इस तरह ये दानकर्ता एजेंसियों के लिए संवेदनशील होता है। ये खर्चीले व्यापक रिपोर्टिंग पर आधारित होता है और चुनाव में ये जरूरतें स्थानीय रूप से जुड़ी हुई सघन और संदर्भधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण के इन प्रयासों पर अक्सर यह आरोप लगाए जाते हैं कि ये मुख्य ताकतों द्वारा चलाए जाते हैं ताकि मुक्त बाजार व्यवस्था और लोकतंत्र को मनमाने ढंग से थोपा जा सके। दूसरी ओर परिवर्तनकारी दृष्टिकोण में निम्नलिखित कमियां सामने आती हैं, जैसे भौतिक पुनर्निर्माण पर कम ध्यान देना और सामाजिक संबंधों के परिवर्तन के अंदर और संघर्ष संभावित समुदायों में अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। सबसे पहले जो उसका परिणाम बहुत कम मापक है और प्रक्रिया बहुत अधिक समय लेने वाली है, लेकिन तब परिवर्तन लाने वाले दृष्टिकोण सिर्फ प्रत्यक्षता को ही नहीं बताते हैं बल्कि यह संघर्ष की प्रच्छन्नता को भी निशाना बनाते हैं, जो संघर्ष के मुख्य चरित्र को संघर्ष को पुनर्संबोधन के रूप में देखने पर दबाव डालते हैं।
ये भी मानता है कि यह आवश्यक नहीं कि संघर्षरत पक्षों का समरूप सामाजिक पहचान की आवश्यकता हो, इसलिए दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जैसे कि अपना उद्देश्य अलग सामूहिक पहचान की आवश्यकता वाले लोगों पर ध्यान देते हुए उन्हें मान्यता देना। इस तरह दोनों पर ही ध्यान दिया जाना आवश्यक है और इसे इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उनकी यह पहचान दूसरे पक्षों को डराने वाली या चुनौती वाली न हो। लीसा स्कीच ने अपनी पुस्तक रिचुअल्स एंड सिंबल्स इन पीस बिल्डिंग, ब्लूमफील्ड सिटी, कुमारियन प्रेस, 2005 में लिखती हैं कि धार्मिक कर्मकांड और प्रतीक या तो प्रतीकात्मक रूप से सीधे अहिंसा को प्रतिबंध है या पीड़ा का निवारण करते हैं या फिर संबंधों को परिवर्तित करती है। वे कहती हैं कि धार्मिक कर्मकांड और प्रतीकात्मक चिन्ह अहिंसा की प्रतिबद्धता का संदेश देते हैं या आघात को कम करते हैं अथवा फिर संबंधों में परिवर्तन करते हैं। हालांकि यह भी ध्यान देने लायक है कि प्रतीक और धार्मिक कर्मकांड शांति निर्माण की प्रक्रिया जैसे वार्तालाप या मनन की तरह हैं। धार्मिक कर्मकांड या प्रतीक स्वयं अकेले संघर्ष और शांति निर्माण को बताने के लिए काफी नहीं हैं। 14.7 उच्च, मध्य और निम्न दृष्टिकोण। 3 स्तरीय प्रारूप या मॉडल की पहचान करते हुए एक प्रतिष्ठित विद्वान जॉन पॉल लेड्राक, लुक रीचलर और थानिया पाफेनहोल्ज ने अपनी पुस्तक पीस बिल्डिंग फील्ड गाइड में लिखते हैं कि उनके अनुसार उच्च, मध्य और निम्न शांति निर्माण के 3 वर्गीकृत दृष्टिकोण हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर शांति निर्माण में उच्च निम्न दृष्टिकोण आता है, जिसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। प्रथम, इसमें साधारणता बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावकारी लेकिन साधारण व्यक्तित्व आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी स्पष्ट जन छवि होती है, यह एक शांति निर्माता या नियम बताने वाले के रूप में हैं और जो मध्यस्थ या अंतर्मध्यस्था की भूमिका निभाते हैं, जिनकी अक्सर सरकार की महत्वपूर्ण ताकतों और अहम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संघर्षरत पक्षों में शक्तिशाली और जोरदार पहुंच होती है। दूसरा, इसमें संबंधित दल के बड़े स्तर के नेता शामिल होते हैं और ये शांति निर्माता आमतौर पर स्वयं से सक्रियता दिखाते हुए संघर्षरत पक्षों के मुख्य चरित्रों के बीच वार्तालाप कराते हैं। इस तरह के समझौते संघर्षरत पक्षों के प्रमुख नियंताओं में सफल बातचीत के लिए माहौल तैयार कराते हैं। ये शांति निर्माता वास्तविक स्थान, कभी कभी एजेंडा भी बनवाते हैं और संबंधित संघर्ष में समझौता कराने के लिए उसे सफल बनाने के लिए प्रमुख रूप से मोल भाव भी करते हैं। मध्य स्तर में मध्यस्तरीय नेताओं, नीति और जनमत निर्माता शामिल हैं की पूरी श्रृंखला शामिल होती है। यदि मध्य स्तर के इन नेताओं में ठीक से सहयोग बन जाए तो ये उच्च स्तरीय और प्रभावशाली शांति निर्माण को पाने में, संसाधन या वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह के बहुत से व्यावहारिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण हैं जो संघर्ष के मध्य स्तरीय मुख्य चरित्र से बातचीत में लागू किए जा सकते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: क, समस्या निदान कार्यशाला, ख, संघर्ष समाधान प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग, शांति आयोग, सत्य और सामंजस्य आयोग की स्थापना करना। इन संघर्ष समाधान के दौरान इन दृष्टिकोणों पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये मध्य स्तरीय मुख्य चरित्र व्यापक जन समूह तक पहुंचने में उपयोगी साबित हो सकते हैं, जो शांति निर्माण की जमीनी दृष्टिकोण का निर्माण करती है। सबसे नीचे का दृष्टिकोण सबसे अलग है, क्योंकि ये मुख्य चरित्र पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जो संघर्ष के शिकार लोगों को, जो प्रायः बहुत अधिक संख्या में होते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। निम्न स्तर का दृष्टिकोण सिर्फ उन मुख्य चरित्र से बात करते हैं जो स्थानीय शिकार समुदायों के साथ काम कर रहे हों और जो व्यापक जनसमूह तक शांति निर्माण की प्रक्रिया को पहुंचाएं। इस स्तर पर जीवनयापन से जुड़े मुद्दे जैसे उन्हें भोजन, आश्रय और सुरक्षा देना उनकी उच्च प्राथमिकता होती है। इस दृष्टि या परिप्रेक्ष्य से भले ही उनके दुख अनसुलझे बड़े संघर्ष में आते हैं, संघर्ष समाधान के प्रयास एक मन बहलाने वाला विलास के रूप में दिख सकते हैं। तात्कालिक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से संचालित निम्न दृष्टिकोण अक्सर लंबे चलने वाली योजनाओं, जो शांति निर्माण का सत्व है, उनकी बजाय अस्थायी तौर पर केंद्रित होता है। 14.8 सिविल सोसाइटी अथवा परिवर्तनगत दृष्टिकोण। शांति निर्माण और संघर्ष समाधान के सिविल सोसाइटी या परिवर्तनीय दृष्टिकोण में अभिजात्य वर्ग और निम्न स्तर के बीच संप्रेषण अन्योन्याश्रित क्रियाकलापों और संबंधों के उदर में पलते हैं। इसमें शामिल हैं जिसे लुईस कैरिसवर्ग शांति की संस्कृति कहते हैं। इसे व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है कि गैर सरकारी संगठन सिविल सोसाइटी के महत्वपूर्ण तत्व या घटक शामिल हैं। जैसा कि जॉनथन गुडहैंड लिखते हैं कि गैर सरकारी संगठन शांति निर्माण के दोनों ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे स्थानीय नेतृत्व को सहयोग, मानवाधिकार की निगरानी और सुरक्षा, सुशासन को बढ़ावा देना, संवैधानिक सुधार, स्थानीय क्षमता निर्माण और वैकल्पिक जीविकोपार्जन के विकास आदि को आगे बढ़ाते हैं। जबकि वैसे कार्यक्रम जिनका शांति निर्माण पर सीधा असर पड़ता है में शामिल हैं संघर्ष निगरानी, मध्यस्थता, सुरक्षा क्षेत्र सुधार, पैरवी, शिक्षा और शांति निर्माण के क्षेत्र का निर्माण आदि शामिल हैं। और जो अप्रत्यक्ष श्रेणी में आते हैं वे मुख्यधारा की शांति निर्माण से चल रहे कार्यक्रमों में आते हैं।
थानिया पाफेनहोल्ज और क्रिस्टोफ स्पर्क अपनी छोटी पुस्तक या मोनोग्राफ में लिखते हैं कि सिविल सोसाइटी, सिविल एंगेजमेंट एंड पीस बिल्डिंग, सामाजिक विकास पत्र संख्या 36, अक्टूबर 2006 में संघर्ष के बाद के शांति निर्माण में सिविल सोसाइटी के अच्छे और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हैं। ठीक इसी समय वे दूसरी तरफ हमें इस बात से भी रोकते हैं और चेतावनी देते हैं कि हम सिविल सोसाइटी से किसी करिश्मे की आशा न करें। इस संबंध में दिए गए कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। 1. सिविल सोसाइटी में केवल गैर सरकारी संगठन ही नहीं बल्कि अन्य समितियां या निकाय भी आते हैं जिनकी शांति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। 2. सिविल सोसाइटी के महत्व को जानने का अर्थ यह नहीं कि राज्य उनसे कम महत्वपूर्ण है। सिविल सोसाइटी के जज्बे और सहयोग उसकी भूमिका, इसके रचना और अभिप्रेरित चरित्र के पूर्ण समझ पर आधारित है। 4. ये पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता कि सभी सिविल सोसाइटियों के कार्य समान रूप से संघर्ष के बाद के काल में प्रभावशाली होते हैं। 5. शांति निर्माण में सिविल सोसाइटी के प्रभाव के आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए विभिन्न सिविल सोसाइटी के समय और उनकी स्थिति या क्रम के कार्यों को दिमाग में बनाए रखना चाहिए। 14.9 महिलावादी दृष्टिकोण। महिलावादियों को इस बात का दुख है कि महिलावादी दृष्टिकोण समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण की प्रक्रिया में ठीक तरह से प्रयोग नहीं किया गया। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं मुख्यधारा, पुरुषधारा को पढ़िए की नकल करती हैं, जो स्वीकार करने का आसान तरीका है और शांति निर्माण में योगदान देने का भी आसान तरीका है। महिलावादी लोग मानते हैं कि महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कार्यों में उनको लगातार हाशिए पर रहने के बावजूद वास्तविक शांति निर्माण में उनके कार्य लगभग सभी समाजों में वास्तविक और महत्वपूर्ण रहे हैं और इनकी महत्ता समूचे विश्व में बढ़ रही है। उन्हें शांति निर्माण के दृष्टिकोण और नीतियों को लिंग विभाजित किया जाता है और उनसे अपील की जाती है कि वे महिलाओं के गुण और क्षमताओं को शांति निर्माण में समाहित करें। विशेषकर आरोग्य, सामंजस्य, पूर्ण समन्वय और असैन्यीकरण जैसे कार्यों में उनकी अच्छी भूमिका हो सकती है। मैकी और माजुराना ने अपनी पुस्तक वुमेन एंड पीस बिल्डिंग, मॉन्टीरियल राइट्स एंड डेमोक्रेसी 2001 में लिखते हैं कि कैसे महिलाएं सामाजिक परिवर्तन में भिन्न और अहिंसात्मक दृष्टिकोण लाती हैं। महिलाएं शांति निर्माण की प्रक्रिया में प्रासंगिक हैं, जिसमें संबंधों को बनाना, सहयोग, नेटवर्किंग, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और अहिंसात्मक प्रक्रिया और सबसे बढ़कर सामंजस्य और मानवीय संबंधों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 14.10 सारांश। इस इकाई में अब तक की गई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि संघर्ष की स्थिति में व्यापक पदानुक्रम में कोई भी एक अकेला ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जो सार्वभौमिक या एक मत से सभी को संघर्ष की स्थितियों में समान रूप से लागू किया जा सके या स्वीकार्य हो। प्रत्येक संघर्ष अपने आप में अनोखा या विशिष्ट है, अतः एक सही रूप से मिश्रित दृष्टिकोण प्राकृतिक रूप से आवश्यक है। हमने देखा है कि विद्वान, बुद्धिजीवी शांति निर्माण के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए अनेक दृष्टिकोण सामने लाए हैं। उदाहरण के लिए अर्थात उच्च, मध्य और निम्न दृष्टिकोण तीनों ही स्तर पर अंतर्जुड़ाव की बात करते हैं, जहां सबसे अच्छा संभावित परिणामों के लिए शांति निर्माण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे विचार में दूसरा दृष्टिकोण शांति निर्माण के लिए समन्वित सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। अंत में शांति और न्याय के बीच एक स्पष्ट चयन किया जाना तीसरे दृष्टिकोण का मूल है। ठीक इसी तरह कुछ दृष्टिकोणों के लिए गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी की भूमिका और उनकी प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। ये ध्यान देने योग्य है कि महिलावादी सिद्धांत का यह महत्वपूर्ण पहलू है जो महिलाओं में परिवर्तन लाने वाले व्यवहार की बात करता है जो शांति को स्थायी बनाता है। अतः ये सही नहीं है कि सिर्फ एक ही दृष्टिकोण पर जोर दिया जाए और दूसरे दृष्टिकोण को खारिज कर दिया जाए। अंत में दो विचार या विषय शांति निर्माण को अन्य दूसरे समान कार्यक्रमों से अलग करते हैं। पहला, यह एक क्रियाकलाप है जो संघर्ष के बाद के संदर्भों से जुड़ा है। दूसरा, ये दृष्टिगत हिंसा से जूझने की बजाय ये संघर्ष की जड़ों में गहरे बसे हुए कारणों को ढूंढता है। इस तरह से यह एक दृष्टिकोण को अपनाता है और अन्यों को निरस्त कर देता है। इस तरह से यह एक प्रभावशाली शांति निर्माण का दृष्टिकोण संघर्षरत पक्षों की गहरी समझ पर आधारित है। इसमें शांति निर्माण के प्रयासों को संवेदनशील बनाए जाने और कलह के पक्षों के इतिहास और समाज और उनके राजनीतिक और नीतिगत संस्कृति की गहरी समझ को भी दिखाता है। इसी समय एक और सफल शांति निर्माण का राष्ट्रीय मालिकाना हक मिलना चाहिए। सरकार की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता और एजेंसियों में श्रम का स्पष्ट विभाजन भी होना चाहिए। इसकी क्रांतिकारी प्रकृति में इसमें हमेशा कुछ नया करते रहने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसके लिए इसमें वचनबद्धता, संसाधनों और सबके मन धैर्य में ठहरने वाली बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है। शांति निर्माण की प्रक्रिया वास्तव में लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है और शांति की चक्की भी, क्योंकि वे दीर्घ अवधि शांति सुनिश्चित करते हैं जो एक सतत प्रक्रिया होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।